हमारा यह पूरा ब्रह्मांड नेट जीरो एनर्जी से बना है, यानी ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी जीरो है। सुनकर यकीन नहीं होगा, पर यह सच है। करीब 13 अरब साल पहले हम अभी जहां पर हैं, इस जगह का ना तो कोई नाम था, ना ही कोई समय था, ना कोई तारा था, गैलेक्सी थी या ग्रह, इवन ना कोई ब्रह्मांड, बल्कि हम एक नथिंगनेस में खड़े थे। और तभी एक चमक होती है, किसी एक पॉइंट पर नहीं बल्कि हर तरफ, और अचानक कुछ भी नहीं में एक पूरा इनफाइनाइट ब्रह्मांड क्रिएट हो जाता है। तारों से भरी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स वाला, जिसमें आज हम भी मौजूद हैं। आज तक हम सभी ने यूनिवर्स की क्रिएशन को इसी तरह पढ़ा है, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। पर क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि कुछ भी नहीं से ये ब्रह्मांड बना कैसे? आखिर जब कुछ था ही नहीं तो उसने अपने आप इन तारों, ग्रहों और हमारी क्रिएशन कैसे की? यूनिवर्स आखिर कैसे बना? इसका अंत कब और कैसे होगा? क्या मल्टीवर्स रियल है? क्या पैरेलल यूनिवर्स और मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स होती है? और क्या यूनिवर्स को बनने और चलने के लिए किसी गॉड की जरूरत है? ये सवाल हमेशा से हमारे मन में रहा है, और इन्हीं सवालों के जवाब और अपनी एक्सिस्टेंस को बेटर तरीके से समझने के लिए हमने अंतरिक्ष टीवी पर एक नई सीरीज स्टार्ट की है, द गॉड्स ऑफ यूनिवर्स, और ये वीडियो उसी का एक हिस्सा है। आइस एज का समय है। पृथ्वी चारों तरफ बर्फ से लिपटी हुई है। तभी जमे हुए समुद्र के ऊपर हमें एक अजीब सी चीज भागती हुई आती हुई दिखती है, जो देखने में एक हाथी जैसा लगता है। पर उसका विशाल शरीर और उसके मुंह से निकले बड़े दांत आज के हाथियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह असल में मैमथ्स है। एक ऐसी जीव जो पृथ्वी से हजारों साल पहले खत्म हो चुके हैं, वो भी इतनी भारी शरीर और ताकत के बावजूद। और सिर्फ मैमथ ही नहीं, और एग्जाम्पल देखो, आज से करीब 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर राज करने वाले जीव, जिनकी ताकत और शिकारी नेचर के सामने उस समय पृथ्वी की कोई भी स्पीशीज टिक नहीं पाती थी। बट स्टिल आज वो सब पृथ्वी से गायब हो चुके हैं, और हम अभी भी यहीं हैं। यहाँ तक कि अब हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि इन एक्सटिंक्ट एनिमल्स को दोबारा पृथ्वी पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस लाने में हम कामयाब भी हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डायर वुल्फ्स, जिनकी वायरल वीडियोस तो आपने देखी ही होंगी। लेकिन अब एक सवाल है कि जब हम इंसान, जो एक समय दूसरे के पैरों में रेंगने वाले स्मॉल मैमल से, आज उन्हीं जीवों को एक्सटिंक्शन से वापस लाने की टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप कर चुके हैं, तो क्या यूनिवर्स में कोई ऐसी बीइंग्स नहीं होगी जिसने हम जैसे जीवों को, इवन इस पूरे यूनिवर्स के मैथ्स और फिजिक्स को डिजाइन करके यूनिवर्स की क्रिएशन की होगी? अगर यूनिवर्स को ऊपर ऊपर से देखा जाए तो शायद आपको भी कुछ ऐसा ही लग सकता है। लेकिन एक सच बात बताऊं, सही मायनों में हमारे इस यूनिवर्स को बनने के लिए किसी की जरूरत कभी थी ही नहीं। यानी इसका क्रिएशन खुद अपने आप नथिंगनेस, यानी कुछ भी नहीं से हुआ है। आई नो सुनने में काफी क्रेजी लग सकता है, पर यही सच है। और हमारे फिजिक्स और मैथमेटिकल मॉडल्स इस बात को सपोर्ट भी करते हैं कि हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए कभी किसी गॉड की एक्सटेंस की ज़रूरत थी ही नहीं। पर आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो सोचो, तुम एक बिल्कुल अंधेरे खाली स्पेस में हो। कोई स्टार नहीं, कोई गैलेक्सी नहीं, कोई हवा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई समय तक नहीं, सिर्फ नथिंग। और फिर एकदम से एक छोटा सा फ्लैश होता है, और उस फ्लैश से पूरा यूनिवर्स जन्म लेता है। स्पेस, टाइम, एनर्जी, मैटर, तुम, मैं, सब कुछ। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब पहले कुछ भी नहीं था तो ये सब कुछ आया कहाँ से? जिस सवाल का जवाब हमें ले जाता है सन 1948 के नीदरलैंड बेस्ट फिलिप्स रिसर्च लेबोरेटरीज में, जहां डच फिजिसिस्ट हेनरिक बेजे कैसमियर एक ग्लास कंटेनर में दो मेटल प्लेट्स के ऊपर एक अजीब सा अट्रैक्टिव फोर्स डिस्कवर करते हैं, जो ना मैग्नेटिक था, ना ग्रेविटेशनल, और ना ही इलेक्ट्रिक। ये था क्वांटम अट्रैक्शन। वो भी एक ऐसे क्लोज्ड कंटेनर में जहां ना हवा थी, ना मैटर, ना लाइट, मतलब कुछ भी नहीं, एब्सोल्यूट नथिंग। बट इसके बावजूद यह अट्रैक्शन वहां था, जिसे नाम दिया गया कैसमियर इफेक्ट, जो एक नथिंगनेस वाले वैक्यूम कंटेनर में बस क्वांटम फ्लक्चुएशन से क्रिएट हो रहा था। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें आज से 77 साल पहले ही ब्रह्मांड का सबसे बेसिक रूल पता चल गया था कि असल में यहाँ नथिंगनेस जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। एम्प्टी स्पेस भी ट्रूली एम्प्टी नहीं होता, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि अगर तुम यूनिवर्स का सब मैटर और रेडिएशन हटा दो, फिर भी वैक्यूम बिल्कुल खाली नहीं रहता। वहां पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस हमेशा चल रही होती हैं, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक वैक्यूम एक तरह का समुंदर है, जहां छोटे छोटे वर्चुअल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के पेयर्स अचानक से अपीयर होते हैं, और फिर टकराकर डिसअपियर हो जाते हैं, और फिर तुरंत एनहाइट हो जाते हैं। ये प्रोसेस इतनी फास्ट और इतनी छोटी स्केल पर होता है
कि हम उन पार्टिकल्स को डायरेक्टली देख ही नहीं सकते, लेकिन उनका इफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स में मेजर कर सकते हैं, जो साल 1948 में हमने किया था। मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नथिंग भी एक एक्टिव रीजन है, जहां लगातार कुछ ना कुछ होता ही रहता है, चाहे भले ही क्वांटम लेवल पर क्यों ना हो। अब तुम लॉजिकली पूछोगे, ठीक है, पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस को भी तो टाइम चाहिए ना। अगर यूनिवर्स के शुरू होने से पहले टाइम ही नहीं था, तो फ्लक्चुएशंस कैसे हो सकता है? तो जवाब है नहीं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस में पार्टिकल्स लगातार अपीयर होते रहते हैं, तो इस सेंटेंस से लगता है जैसे कोई क्लॉक चल रही हो और फ्लक्चुएशंस टाइम के अंदर या किसी स्पेसिफिक इंटरवल में हो रहा हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के मैथ्स अलग ही है। वहां टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएशन और पार्टिकल के क्रिएशन और एनाइलेशन को एकदम एग्जैक्ट डिफाइन नहीं किया जा सकता। हमेशा इनमें थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है, और ये अनसर्टेनिटी टाइम के बाहर भी डिफाइन हो सकती है। हम अपनी दुनिया में किसी इवेंट को डिफाइन करने के लिए बिफोर और आफ्टर यूज करते हैं, पर यह सब क्वांटम लेवल पर लागू नहीं होता। वहां पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट किसी भी टाइम पीरियड का कोई भी लॉजिक नहीं रहता है। इसीलिए एक्सटर्नल टाइम के बिना भी क्वांटम फील्ड जो नथिंगनेस है, वहां फ्लक्चुएशंस आकर होते रहते हैं। अब यहीं से ना एक और बोल्ड साइंटिफिक आइडिया आता है। क्या पूरा यूनिवर्स एक जॉइंट क्वांटम फ्लक्चुएशन हो सकता है? नोबेल विनर फिजिसिस्ट एडवर्ड ट्रायन की माने तो हाँ, पर अगर ऐसा है तो क्वांटम फ्लक्चुएशन से क्रिएटेड इस यूनिवर्स को तो बहुत छोटा होना चाहिए था, माइक्रो साइज में। फिर हमारे सामने ये इनफाइनाइट यूनिवर्स कहाँ से आया? और जब क्वांटम फ्लक्चुएशंस एंटी मैटर और मैटर के बराबर पेयर्स बनाकर उन्हें एनहाइलेट कर देती है, यानी खत्म कर देती है, तो यूनिवर्स को तो असल में अपनी क्रिएशन के तुरंत बाद ही डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। फिर ये आज भी मौजूद कैसे है? वेल, इन सवालों को भी हम आगे समझेंगे, बट पहले एक शॉकिंग बात आपको बताता हूँ, जिस चीज़ ने मुझे भी हैरान कर दिया था, और वो ये कि इस टॉपिक की रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला कि कई फिजिसिस्ट की रिसर्च कहती है कि हमारे यूनिवर्स की नेट एनर्जी ज़ीरो है। जी हाँ, आपने सही सुना, ज़ीरो। इन शॉर्ट, आप जो तारे, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, डार्क मैटर जो भी यूनिवर्स में देख रहे हो ना, उन सभी के बावजूद यूनिवर्स की नेट एनर्जी ज़ीरो है। पर आखिर कैसे? तो देखो, फिजिक्स के मुताबिक ग्रेविटी के पास एक नेगेटिव एनर्जी होती है, और पूरे यूनिवर्स जैसे लार्ज सिस्टम में मैटर और रेडिएशन की पॉजिटिव एनर्जी को ग्रेविटी की नेगेटिव एनर्जी कैंसिल कर देती है। इससे यूनिवर्स का नेट टोटल कुछ ऐसा होता है। डार्क मैटर, स्टार्स और सभी वो लाइट रेडिएशन मैटर जो हम देख रहे हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी इक्वल हो जाती है ग्रेविटी की उस नेगेटिव एनर्जी के, जो इन मैटर से बने कॉस्मिक वेव को बांध कर रखती है, जिससे यूनिवर्स की नेट एनर्जी एग्जैक्टली जीरो या उसके आसपास ही होती है। सिंपल शब्दों में, अगर दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें दूर ले जाने के लिए तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी लगानी पड़ती है। मतलब उनका बाउंड होना एक तरह की नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, और यही कारण है कि फिजिसिस्ट इसे यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी से कैंसिल आउट करते हैं। एलन गट जैसे कॉस्मोलॉजिस्ट इसीलिए यूनिवर्स को अल्टीमेट फ्री लंच बोलते हैं, जहां तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन नेट एनर्जी बिल जीरो रहता है। पॉजिटिव मैटर प्लस नेगेटिव ग्रेविटी इक्वल्स टू टोटल जीरो। और फिर भी गैलेक्सी, स्टार्स, लाइफ, सब कुछ। और अगर फिजिक्स की ये ऑब्जर्वेशन सही है, तो असल में यह पूरा यूनिवर्स नेट जीरो पर है, जिसको आप एक और छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे आप अपने दोस्त से राइट हैंड से कुछ पैसे उधार ले रहे हो, और लेफ्ट हैंड से वही पैसे उसी समय उसे वापस कर रहे हो। इन शॉर्ट, आपका नेट डेट जीरो है। और हाँ, एनर्जी का नेट जीरो होने का एक और मतलब यह है कि इस कंडीशन में ब्रह्मांड क्वांटम फ्लक्चुएशंस की नथिंगनेस से क्रिएट हो सकता है। नोबेल विनर फिजिसिस्ट एडवर्ड ट्रायन कहते हैं कि यूनिवर्स वैक्यूम का एक स्पॉन्टेनियस फ्लक्चुएशन है। जैसे वैक्यूम में छोटे वर्चुअल पार्टिकल्स हमेशा अपीयर डिसअपीयर करते रहते हैं, वैसे ही कभी कभी एक बहुत बड़ा रेयर क्वांटम फ्लक्चुएशन एक बेबी यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, और पॉसिबली हमारा यूनिवर्स भी इसी तरह बना था। पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस तो नॉर्मली छोटे पार्टिकल पेयर्स बनाते हैं, यानी क्वांटम फील्ड की रैंडम फ्लक्चुएशन से तो एक क्वांटम माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स बनना चाहिए था। तो ये इनफाइनाइट कॉस्मोस कहाँ से आया? इसका जवाब हमें मिलता है 1980 में एलन एच गट द्वारा दी गई कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी में। तो सोचो, क्वांटम फ्लक्चुएशन से एक छोटा सा रीजन बन गया बहुत डेंस एनर्जी के साथ माइक्रोस्कोपिक साइज का। अगर इस रीजन के अंदर एक स्पेशल टाइप का फील्ड एक्टिव हो, जिसे इन्फ्लेशन फील्ड या इन्फ्लेटॉन कहा जाता है, तो वो रीजन एकदम से एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड कर सकता है, और मेरा मतलब है लाइट स्पीड से भी कई गुना तेजी से।
इन्फ्लेशन के मॉडल्स के अकॉर्डिंग बिग बैंग के तुरंत बाद एक बहुत छोटा टाइम था जब स्पेस ने खुद को इनसेन स्पीड से स्ट्रेच किया, लाइट से भी फास्टर। आपको यहां लग सकता है कि आइंस्टाइन के मुताबिक तो ब्रह्मांड की कोई भी चीज लाइट स्पीड की लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती। फिर लाइट स्पीड से तेज एक्सपेंशन कैसे हुआ? तो इसका सिंपल सा आंसर है रिलेटिविटी। देखो, आइंस्टाइन ने लाइट स्पीड का लिमिट स्पेस के अंदर मूव करने पर लगाया है, खुद स्पेस पर नहीं। इन शॉर्ट, खुद ब्रह्मांड लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेजी से फैल सकता है। और हाँ, कॉस्मिक इन्फ्लेशन कोई फिल्मी आइडिया नहीं है। बिग बैंग के तुरंत बाद कॉस्मिक इन्फ्लेशन होने के रियल प्रूफ हमें कॉस्मोस में मिलते हैं, यानी यह रियल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्स जितना फ्लैट और यूनिफॉर्म लार्ज स्केल्स पर दिखता है, वो एक नॉर्मल स्लो एक्सपेंशन से इजीली एक्सप्लेन नहीं होता। इन्फ्लेशन ही वो प्रोसेस है जिसने ब्रह्मांड को बनने के बाद से इतना ज्यादा फैला दिया है कि आज यूनिवर्स का हर रीजन हमारे लिए एक फ्लैट लाइन की तरह लगता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे पृथ्वी पर रहते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे पूरी पृथ्वी फ्लैट है, क्योंकि पृथ्वी के कंपैरिजन में इंसानों का साइज काफी छोटा है। हम तब तक पृथ्वी का कर्वेचर नहीं देख पाते जब तक उसे बहुत ज्यादा ऊंचाई से ना देखें। बिल्कुल यूनिवर्स के मामले में भी शायद हमारे लिए उस ऊंचाई तक जाना और ब्रह्मांड का रियल कर्वेचर देखना लगभग नामुमकिन है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन सिंपली कहता है कि जो टाइनी क्वांटम फ्लक्चुएशन स्टार्टिंग में हुए थे, इन्फ्लेशन उनको स्ट्रेच करके लार्ज स्केल डेंसिटी वेरिएशन बना देता है, जिससे बाद में गैलेक्सीज और क्लस्टर्स बनते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी बिग बैंग का लेफ्ट ओवर हीट ग्लो में जो टाइनी टेम्परेचर वेरिएशन हम देखते हैं, वो इन्फ्लेशन प्लस क्वांटम फ्लक्चुएशन के पैटर्न से मैच करते हैं। इसीलिए इन्फ्लेशन आज के टाइम का लीडिंग अर्ली यूनिवर्स मॉडल है। अब दोनों आइडियाज को जोड़ो, क्वांटम नथिंग जहां फील्ड्स और लॉस तो है, पर क्लासिकल मैटर नहीं। वहां एक रेयर फ्लक्चुएशन से एक छोटा सा रीजन पॉप आउट हो जाता है जिसका नेट एनर्जी जीरो होता है। फिर इन्फ्लेशन उस रीजन को ब्लो अप करके एक ह्यूज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स बना देती है और हमारा ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में आ जाता है, जिसे आप अभी देख रहे हो। बट वेट, क्या आपको इस ब्रह्मांड में कुछ दिख रहा है? आई मीन, ना यहाँ तारे हैं ना यहाँ गैलेक्सीज हैं जो आज हमारे ब्रह्मांड की तरह हो। पर आखिर ये इतना एम्प्टी क्यों है? तो देखो, असल में कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौरान ब्रह्मांड में एक और चीज़ हुई थी जिसने चीज़ों के क्रिएशन में मदद की थी, जिससे आप और मैं और ये तारे और गैलेक्सीज बने हैं, और वो है मैटर। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा, क्वांटम फ्लक्चुएशंस एक तरह दो पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स बनाते हैं, सेम मैटर और उसका कॉपी एंटी मैटर, जिसके कारण वो दोनों एनहाइलाइट करके टोटल एनर्जी जीरो कर देते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से तो क्वांटम फ्लक्चुएशन से ब्रह्मांड के क्रिएशन के बाद कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बावजूद इस पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह खाली होना चाहिए था, क्योंकि पेयर्स में बने मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स को एनहाइलेट होकर खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन क्लियरली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो, स्टार्स चमक रहे हैं, प्लैनेट्स हैं। तो इसको हमारी थ्योरीज कुछ इस तरह एक्सप्लेन करती है कि ब्रह्मांड की क्रिएशन के तुरंत बाद स्टार्ट में मैटर और एंटी मैटर ऑलमोस्ट इक्वल थे, लेकिन मैटर थोड़ा सा ज्यादा था। एस्टिमेशन के हिसाब से हर एक बिलियन एंटी मैटर पेयर्स के अगेंस्ट रफली एक एक्स्ट्रा मैटर पार्टिकल, इसलिए बाकी के बिलियन पेयर्स एनहाइलाइट हो गए, उन्होंने फोटॉन्स बना दिए, और इसके बाद जो मैटर बचा उसने स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और हमारा क्रिएशन किया। पर लॉजिकली सोचो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से आखिर मैटर और एंटीमैटिक की क्वांटिटी में ये छोटा सा इम्बैलेंस कैसे आया? तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें जाना पड़ेगा साल 1967 में एंड्रे शाक्रोफ थ्योरीज में, जहां उन्होंने इस इम्बैलेंस को एक्सप्लेन करने की तीन बेसिक कंडीशन दी थी, जिन्हें शाक्रोफ कंडीशंस कहा जाता है। जिनमें पहली कंडीशन कहती है कि अर्ली यूनिवर्स में कुछ रिएक्शंस ऐसे थे जहां क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने अलाउ किया कि कुछ एक्स्ट्रा मैटर क्रिएट हो जाए, जिसने एंटी मैटर और मैटर की गिनती में छोटा सा चेंज लाया। दूसरी कंडीशन के हिसाब से हो सकता है कि अर्ली यूनिवर्स में क्वांटम लॉज में थोड़ी सी एसिमेट्री हो, जिसे हम सीपी वायलेशन कहते हैं, जिसके कारण मैटर और एंटी मैटर का बिहेवियर बिल्कुल मिरर कॉपी ना हो। यूनिवर्स कंडीशंस ने मैटर को सरवाइव करने में थोड़ी पार्शियलिटी दिखाई हो। और तीसरी और आखिरी एक्सप्लेनेशन जो एंटी मैटर के डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकती है, उसके मुताबिक ये उस कंडीशन में भी पॉसिबल है जब यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपेंड और ठंडा हुआ हो, तो उस दौरान मैटर अपने पेयर्स एंटी पार्टिकल से तेजी से दूर हो गया हो, जिसके कारण इन दोनों को आपस में एनहाइट होने का टाइम ही नहीं मिला और कुछ मैटर बच गया, जिसने हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की क्रिएशन की।
लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है कि अगर इस तीसरी कंडीशन के मुताबिक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तो इस समय हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जितना ही एंटी मैटर कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में छुपा है, जो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए आज भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। फिर भी ये कंडीशंस अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ब्रह्मांड के क्रिएशन के दौरान वो कौन सी चीजें हुई होंगी जिसने आज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मैटर को सरवाइव करने में मदद की। यानी इस पॉइंट पर आकर हमारे पास यूनिवर्स की क्रिएशन का मैथमेटिकल और फिजिक्स बेस्ड एक्सप्लेनेशन है, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हम यूनिवर्स की क्रिएशन को समझते हैं और जिसमें किसी आउटसाइड फोर्स की जरूरत नहीं है जिसे हम गॉड कह सकें। तो फिर फाइनल आंसर एक नथिंग, जिसमें क्लासिकल सेंस में कोई मैटर, कोई रेडिएशन, कोई स्टार्स, कोई टाइमलाइन ना हो, लेकिन क्वांटम फील्ड्स और लॉज ऑफ फिजिक्स फिर भी एग्जिस्ट करते। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ऐसी स्टेट परफेक्टली क्वाइट नहीं रह सकती, उसमें थॉट ढा बहुत फ्लक्चुएशन नेचुरली होगा। अब अगर टोटल एनर्जी जीरो रखना पॉसिबल हो, यानी मैटर का प्लस प्लस ग्रेविटी का माइनस, तो इन क्वांटम फ्लक्चुएशंस में नथिंग से एक कॉम्पैक्ट सेल्फ कंटेंड यूनिवर्स का स्पॉन्टेनियसली अपीयर होना मैथमेटिकली पॉसिबल है। और इन्फ्लेशन जैसे प्रोसेसेस उस माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स को इंस्टेंट ह्यूज स्मूथ एक्सपेंडिंग कॉस्मोस में बदल सकते हैं, जो हमारे साथ हुआ। और क्योंकि अर्ली यूनिवर्स के एग्जैक्ट कंडीशन ने मैटर एंटी मैटर सिमिट्री को थोड़ा सा तोड़ दिया, तो उसी एसिमिट्री से एक पार्टिकल इन बिलियन का एक्स्ट्रा मैटर बच गया, जिससे सब कुछ बना। इस पूरी स्टोरी में कहीं भी हमें कोई एक्सटर्नल पुश की जरूरत नहीं पड़ती। लॉज ऑफ फिजिक्स खुद ही इतने पावरफुल हैं कि उनके अंदर से यूनिवर्स जैसे स्ट्रक्चर का आना पॉसिबल है। इसलिए सर स्टीफन हॉकिंग और लेनार्ड प्लॉडिनोव जैसे लोग यही लाइन लेकर कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस क्रिएशन साइंस के हिसाब से एक वैलिड ऑप्शन है। हमें जरूरी नहीं है कि यूनिवर्स को स्टार्ट करने के लिए किसी बाहरी क्रिएटर की जरूरत हो, लेकिन आपके मन में एक सवाल अभी भी होगा कि भाई एक पूरा यूनिवर्स क्रिएशन का मॉडल तो हमने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और क्वांटम फ्लक्चुएशन से समझा। ये पहले से एग्जिस्ट करते थे, यूनिवर्स क्रिएशन से पहले। यानी कोई ना कोई तो था जिसने इन फिजिक्स मॉडल्स, क्वांटम फील्ड्स और मैथमेटिक्स को क्रिएट किया, जिससे यूनिवर्स क्रिएशन पॉसिबल हो पाया। यानी यहां तो हमें किसी एक्सटर्नल बीइंग, किसी गॉड की जरूरत पड़ गई होगी। बट यही इन सवालों के जवाब के लिए हम अब एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, सुपर इंटेलिजेंट बीइंग्स, सिमुलेशन थ्योरीज पिक्चर में आने लगती है, जिनसे हमें उस सवाल का जवाब मिलता है कि आखिर ये रूल्स बने कैसे, इन्हें बनाने वाला कौन था। पर इन सब के बारे में हम बात करेंगे अपनी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आपको वो पार्ट जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जाकर के ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो।